Hello everyone, welcome to Wings Se Kudan. I'm Shahid Khan and you are watching Wings Se Kudan. Yes students, as you know that we have started a video series on Indian polity and जिसमें हम जनरल टॉपिक्स जो इंडियन पॉलिटी के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनको हम डिस्कस कर रहे हैं एंड स्पेशली हम VLW के एग्जाम में यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम होने वाला है आने वाले समय में JKSSB के द्वारा जो कराया जाएगा उसमें जो इंडियन पॉलिटी के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें हम अभी तक 4 से 5 वीडियोस लेके आए हैं, मेरे ख्याल से 5 से ज़्यादा वीडियोस आ चुके हैं एंड प्रेजेंटली हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसका आज लास्ट पार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड इसी तरह बने रहे। हम शुरू करने वाले हैं हम अपनी डिस्कशन को अगले 10 सेकंड में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि VLW के लिए ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद को रजिस्टर करें इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके एंड आप आके फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन सीट्स लिमिटेड हैं तो जो पहले आएगा उसी को फिजिकल क्लास में बैठने का मौका मिलेगा। सो हरी आप अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन हमारी। So this is our PDF and we have almost discussed this fundamental right chapter। तो ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा। हमने लास्ट टाइम पे सेकंड फंडामेंटल राइट जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट टू फ्रीडम को डिस्कस किया था एंड इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम एक नया फंडामेंटल राइट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एंड इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं जो भी प्रोविजंस हैं उन सब चीज़ों को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, एज यू पीपल नो दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। आपको प्रेम्बल में भी देखने को मिलेगा इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट एंड यहाँ पे इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट इसका सबूत हमें कहाँ पे मिल जाता है, इस फंडामेंटल राइट में। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 आर्टिकल से 28 आर्टिकल तक है, यानी कि 4 आर्टिकल हैं इसमें एंड इसमें रिलीजन को लेके डिफरेंट फ्रीडम्स की बात की गई है। तो 25 आर्टिकल जो है ये पहला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का एंड इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे असल में क्या है कि सबसे पहले आप 4 चीजें देखें, यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ओके, उसके बाद फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये 4 चीज़ों का यहाँ पे मीनिंग हम देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस यहाँ पे यहाँ तक इसकी बात है तो इट मीन्स कि जो भी व्यक्ति इंडिया में है, हुसोएवर इज इन इंडिया, वो किसी तरह से भी अपने गॉड के साथ अपना कनेक्शन बना सकता है एंड उसको ये फ्रीडम दी जाती है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन वट एवर वे ही wants to mold his relation with his God, तो वो ये कर सकता है। उसको बताया नहीं जाएगा कि आप इस तरह से गॉड को प्रे करें या फिर आप इस तरह से गॉड को प्रे करें, उसको जिस तरह से मन करेगा वो उस तरह से कर सकता है। सो दिस इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड इसके साथ साथ फ्री प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो यू हैव राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, यानी कि आप ओपनली ये डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ भाई आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन, आई बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजन, आई बिलोंग टू हिंदुज़म, आई बिलोंग टू सिखिज्म। तो इस तरह से आप ओपनली प्रोफेस कर सकते हैं अपने रिलीजन को। ओके, एंड तीसरा हमारे पास है राइट टू प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस यहाँ पे क्या है कि आपके डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस वर्शिप्स होती हैं, तो उसकी भी फ्रीडम है आपको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजियस रिचुअल्स को, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एंड यू हैव दिस फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25। एंड देन कम्स द फ्रीडम टू प्रोपोगेट। आप रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी कि आप रिलीजन को ट्रांसमिट कर सकते हैं और लोगों तक। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ रिलीजन, कि आप अपने रिलीजन को, अपने रिलीजियस बिलीव्स को डिसमिनेट कर सकते हैं अदर्स तक, बाकी लोगों तक। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे कि राइट टू कन्वर्ट राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू योर रिलीजन, ये राइट इस आर्टिकल 25 में नहीं आता है। यानी आप किसी को कन्वर्ट कराना चाहो तो वो आपको इस आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। यू कैन नॉट
कन्वर्ट समवन एज कंसिडर करके कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज नॉट गिवन इन अंडर आर्टिकल 25. तो यहाँ पे सबसे पहले 25 में आपने देख लिया कि यू हैव फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, you have right to profess the religion, you can practice the religion, and you can propagate your religion. Okay, so this was article 25 of Indian Constitution, the first article of fourth fundamental right, right to freedom of religion. एंड यहाँ पे जब हम प्रैक्टिसेस की रिलीजियस आर्टिकल 25 जो है ये रिलीजियस बिलीफ्स को भी कवर कर रहा है एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी कवर कर रहा है, जैसे आपके रिचुअल्स वगैरह होते हैं. एंड यहाँ पे एक और चीज़ है वो आप याद रखेंगे कि जैसा कि आपने सिक्स को देखा होगा कि उनको फ्रीडम है कि वो कृपांस को कैरी कर सकते हैं. कृपन्स एक टाइप ऑफ या सिखिज्म में रिलीजन का एक पार्ट है कृपन, तो उसको आप साथ रख सकते हैं एंड दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 25. आगे बढ़ते हैं एंड हमारे पास सेकंड फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 26 जो हमारे पास है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. तो यहाँ पे इस आर्टिकल का मीनिंग ये है कि जो भी किसी पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन से, इंडिया में कोई भी किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है तो वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है. एंड 26 आर्टिकल्स में कुछ राइट्स दिए गए हैं किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर किसी भी ग्रुप को कुछ राइट्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 26. वो क्या राइट्स हैं हम देखते हैं. सबसे पहला राइट है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बना भी सकते हैं एंड उनको मेंटेन भी कर सकते हैं चैरिटेबल पर्पसेस के लिए. एंड द सेकंड वन इज दैट यू हैव द राइट टू मैनेज योर ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजियस मैटर्स में आप अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं. एंड तीसरा हमारे पास है कि आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो रिलीजियस पर्पस के लिए. ओके, अपने पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं. एंड द फोर्थ वन इज कि ये जो प्रॉपर्टी होगी आप इसको लॉ के अकॉर्डिंगली ही इसका इस्तेमाल करोगे. तो ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं एंड उस प्रॉपर्टी का कोई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस तरह से आप नहीं कर सकते. सो दीज आर द फ्रीडम्स दैट आर गिवन इन अंडर आर्टिकल 26 दैट इज टाइटल्ड एज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. तो कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स, ये सारी फ्रीडम्स उनको, ये सारे राइट्स उनको मिलते हैं अंडर आर्टिकल 26. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. एंड इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जब हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है. ओके, लेकिन जब हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो ये ग्रुप्स की बात करता है, यानी कि रिलीजियस ग्रुप्स, रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटी एज ए होल की बात करता है आर्टिकल 26. लेकिन 25 जो है ये एक इंडिविजुअल को क्या रिलीजियस फ्रीडम से वो बताता है हमें. ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिकल 27. 27 आर्टिकल हमें कहता है कि यू हैव द फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन. तो यानी स्टेट क्या करेगा, किसी को कंपेल नहीं करेगा कि आप टैक्स दो इस बात पे कि हम आपके रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं या फिर आपके रिलीजन को मेंटेन कर रहे हैं. इस तरह का कोई भी टैक्स जो है स्टेट रिलीजन के नाम पे लोगों से नहीं लेगा. लोगों पे कोई भी ऐसा टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा. किसके लिए? फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो रिलीजन के नाम पे आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता. एंड दूसरी बात यहाँ पे हमें ये बताई जाती है कि स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है ये आर्टिकल 27 कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता, ना पैट्रोनाइज कर सकता है और ना सपोर्ट कर सकता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को. ओके, आप ये भी याद रखेंगे, स्टेट कैन नॉट प्रमोट और फेवर और पैट्रोनाइज ए सिंगल रिलीजन इन इंडिया. ओके, ये हमें आर्टिकल 27 के अंडर ही बताया जाता है. एंड इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वो ये है कि
जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्स एक अलग चीज़ है जो कि स्टेट रिलीजन के नाम पे इम्पोज नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट फ़ी इम्पोज कर सकता है, यानी कुछ फ़ी जो है स्टेट चार्ज कर सकता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, एंड वो टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए स्टेट जो है फ़ी किसी रिलीजियस कम्युनिटी से ले सकता है, लेकिन टैक्स नहीं इम्पोज कर सकता। जैसे कि आपको पता है पिलग्रिमेज में फ़ी ली जाती है, जब हज पे जाते हैं लोग यहाँ से तो उनसे कुछ फ़ी ली जाती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उनसे लिए जाते हैं, लेकिन वो टैक्स में नहीं आते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे कि स्टेट टैक्स तो इम्पोज नहीं कर सकता, बट स्टेट कैन चार्ज सम अमाउंट ऑफ फी। ओके, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि स्टेट जो है पब्लिक मनी को किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में यूज नहीं करेगा। यानी पब्लिक से जो टैक्स लिया जाता है, जो पैसे टैक्स से कलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक से, उस टैक्स को यूज नहीं कर सकता स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे कि स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स का यूज नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर सभी रिलीजन्स को प्रमोट कर सकता है स्टेट, एंड उसके लिए स्टेट टैक्स को यूज कर सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए यूज नहीं कर सकता। कर सकता है तो सारे रिलीजन के लिए करना होगा। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड इसके साथ साथ ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेट प्रोहिबिट कर सकता है, प्रोहिबिट है, टैक्स तो प्रोहिबिटेड है लेकिन फीस प्रोहिबिटेड नहीं है। एंड इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 28 है, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली 28 आर्टिकल में ये दिया गया है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिनको कंप्लीटली स्टेट फंड कर रहा है या फिर मेंटेन कर रहा है। ओके, मैं आपको फिर से बता दूं कि वो इंस्टीट्यूशंस, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इनको कम्प्लीटली स्टेट मेंटेन कर रहा है और जिसको स्टेट फंडिंग कर रहा है एंड मेंटेन भी कर रहा है, उसमें आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज है जो ये है कि लेकिन ये प्रोविजन जो है ये उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होता है जो किसी ट्रस्ट के अंडर है। ओके, ये प्रोविजन यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि कंप्लीटली स्टेट ओन्ड है, उसमें आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दी जा सकती। लेकिन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी ट्रस्ट के अंडर है, ओके, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको एडमिनिस्टर तो स्टेट कर रहा है लेकिन बनाए गए हैं वो किसी ट्रस्ट के थ्रू, तो वहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो सकता। वहां पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है जिस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा, जिस पर्टिकुलर रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया होगा। ओके, तो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे नहीं दी जा सकती रिलीजन की? जो स्टेट का फुली मेंटेन्ड एंड ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। एंड यहाँ पे 28 आर्टिकल हमें 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात बताता है। पहला वो जिसको कंप्लीटली स्टेट ओन कर रहा है, पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो जिसको कंप्लीटली स्टेट ओन कर रहा है एंड यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है। ओके, दूसरा इंस्टीट्यूशन वो जिसको एडमिनिस्टर स्टेट कर रहा है लेकिन बनाया किसी ट्रस्ट के अंडर है वो, तो यहाँ पे एजुकेशनल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउड है। कौन से इंस्टीट्यूशन में अलाउड है? वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है लेकिन उसको एडमिनिस्टर स्टेट कर रहा है। एंड बाकी हमारे पास बचते हैं दो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक वो जिसको स्टेट रिकग्नाइज कर रहा है एंड दूसरा वो जिसको स्टेट फंड कर रहा है। इन दो में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो वॉलंटरी है, यानी कि अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है, अगर कोई नहीं लेना चाहे तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे सिर्फ पहले में क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, दूसरे में अलाउड है एंड तीसरे चौथे में वॉलंटरी है। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो बढ़ते हैं हम आगे। एंड ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोर्थ फंडामेंटल राइट, जिसमें 4 आर्टिकल्स हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। एंड इसके बाद हमारे पास फिफ्थ फंडामेंटल राइट है, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का जो फंडामेंटल राइट हमें है, इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, 29 एंड 30। सबसे पहले जब हम 29 आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 29 आर्टिकल में क्या है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स यानी कि ये सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है ये फंडामेंटल राइट। इंडिया में कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, उनको ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी सिटीजन को स्टेट डिनाई नहीं करेगा एडमिशन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन्ड बाय स्टेट है या फिर रिसीव कर रहा है एड स्टेट से। यानी कि कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको कंप्लीटली स्टेट मेंटेन कर रहा है या फिर उसको फंडिंग स्टेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी को एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे एंड लैंग्वेज के बेसिस पे। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे ओनली वर्ड जो है इस पे ध्यान दीजिएगा कि इन 4 चीज़ों पे ही यहाँ पे क्या है कि सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं की जा सकती। ओनली लिखा है तो मीन सिर्फ यही 4 चीज़ों पे डिनाई नहीं किया जा सकता, और किसी चीज़ के बेसिस पे और किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को लेके एडमिशन डिनाई की जा सकती है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 29 की जहां तक हम बात करते हैं तो ये प्रोटेक्शन देता है किसको, रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी ये प्रोटेक्शन दे रहा है एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी ये प्रोटेक्शन दे रहा है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि माइनॉरिटीज वर्ड डिफाइंड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसकी वजह से क्या है कि हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंग्वेज में क्या लिखा है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, यानी कि ये राइट जो है सिर्फ माइनॉरिटीज को अवेलेबल नहीं है, ये मेजॉरिटी को भी अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पे वर्ड माइनॉरिटी यूज नहीं हुआ है, सेक्शन ऑफ सिटीजन यूज हुआ है। ओके, तो इसलिए ये स्कोप जो है इस आर्टिकल का वो सिर्फ माइनॉरिटीज तक नहीं है, वो पूरे इंडिया के सिटीजन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, तो माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी दोनों को यहाँ पे क्या लिया गया है, दोनों को कंसिडर किया गया है। एंड इसके साथ साथ आपको ये राइट भी है कि आप अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एजिटेट भी कर सकते हैं। यू हैव ऑल्सो दिस राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर लैंग्वेज। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 30 आता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 30 क्या करता है कि माइनॉरिटीज़ को ये राइट्स हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंड बना भी सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे दोनों माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, रिलीजियस भी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी। एंड यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना भी सकते हैं एंड एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब स्टेट एड प्रोवाइड करेगा, इन ग्रांटिंग एड स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि माइनॉरिटीज़ के द्वारा बनाया गया है। सो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। एंड डिस्क्रिमिनेशन का कौन सा आर्टिकल हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आर्टिकल 15। उसमें भी क्या है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस तरह से यहाँ से भी डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे क्लॉज हमें मिलता है कि स्टेट जब एड प्रोवाइड करेगा तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज़ ने बनाए हुए हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। एंड इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 29 आर्टिकल जो था वहाँ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स लिखा गया था, तो वो सारे ही सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। लेकिन आर्टिकल 30 जो है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ तक ही कन्फाइंड है। ये भी आप याद रखेंगे, एक डिफरेंस है 29 एंड 30 में। एंड इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटीज़ बनाएंगे ये कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि जिनको जो मर्जी आएगा ये वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट
टू रेगुलेटरी मेजर्स, यानी कि एजुकेशनल करेक्टर, किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के, एकेडमिक एक्सीलेंस को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें स्टेट रेगुलेट करेगा। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। सो दिस वाज योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दैट इज द फिफ्थ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके बाद हमारे पास आता है हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट भी है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये एक फंडामेंटल राइट भी है एंड ये सारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, एक तो ये खुद फंडामेंटल राइट्स हैं एंड सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। तो आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसमें क्या है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हो, एनफोर्स करा सकते हो थ्रू सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका फंडामेंटल राइट क्या होता है, वॉयलेट होता है, इफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड, आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो उसको एनफोर्स कराने के लिए। सो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट डिफेंडर एंड गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का। सो किसी भी सिटीजन के अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो अंडर आर्टिकल 32 ही शी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि जो एग्रीव्ड सिटीजन है उसको क्या क्या राइट्स हैं। एक तो ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है, वो अपील कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगा। ये 5 तरह की रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी एंड क्यो वारंटो। तो ये 5 रिट्स पे हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे एंड हम इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिट्स जो हैं इशू कर सकता है इस सिचुएशन में कि जब किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है एंड वो कोर्ट में गया है ताकि उसका फंडामेंटल राइट एनफोर्स कराया जाए। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के पास भी ये पावर्स हैं कि पार्लियामेंट किसी दूसरे कोर्ट को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी डायरेक्शंस दे सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है या फिर रिट्स दे कर सकता है इशू किसी भी तरह के। सो पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स, डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ ऑल काइंड, यानी कि पार्लियामेंट किसी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है, किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है कि वो ऑर्डर्स इशू करे, रिट्स इशू करे या फिर डायरेक्शंस दे। ओके, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिट्स इशू नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है एंड उसमें आर्टिकल है 226, आप ये रखेंगे याद। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 32, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि राइट टू मूव कोर्ट, यानी कोर्ट में जा सकता है कोई व्यक्ति अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, लेकिन एक कंडीशन में नहीं जा सकता, वो कंडीशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी होंगी। जैसे कि इमरजेंसीज की कंडीशन है, इमरजेंसीज में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इमरजेंसीज में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते। हम इमरजेंसीज के चैप्टर को पढ़ेंगे, हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड नहीं हो सकता बाकी किसी भी कंडीशन में, लेकिन उन कंडीशंस में हो सकता है जो कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक कंपैरिजन में आपको बता दूं आर्टिकल 32 में एंड आर्टिकल 226 में। तो आर्टिकल 32 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति इंडिया का, कोई सिटीजन इंडिया का, नॉट व्यक्ति, नागरिक, जो सिटीजन है, ओके, वो जा सकता है एंड वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। एंड इस तरह से 226 के अंडर कोई भी इंडियन सिटीजन हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। लेकिन हाई कोर्ट जो है किसी और राइट के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है, ऑल अदर राइट्स। ओके, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर हम ज्यूरिसडिक्शन देखें तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पूरे इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया।
यानी कि इंडिया में कहीं भी किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ अपनी टेरिटरी में ही रिट इशू कर सकता है, ये भी आप याद रखें। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 3 और बचते हैं जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आर्टिकल्स हैं हमारे, 3 मोर आर्टिकल्स। तो सबसे पहले एक हमारे पास है आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 क्या है? ये पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स किनके? आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स के, पुलिस फोर्सेस के मेंबर्स पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबर्स पे, एंड बाकी और जो फोर्सेस हैं उनके मेंबर्स के। ओके, तो आप इस तरह से पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इनके फंडामेंटल राइट्स को। ये इसलिए ताकि ये अपनी सर्विसेज जो हैं वो पूरी तरह से दे पाए। दूसरा हमारे पास है आर्टिकल 34। तो ये है हमारे पास कि फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं जब मार्शल लॉ इन्फोर्स हो किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। यानी कि मार्शल लॉ मींस मिलिट्री रूल। जब मिलिट्री रूल है किसी पार्ट ऑफ इंडिया में तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री रूल अगर किसी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इम्पोज कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। दिस इज अंडर आर्टिकल 34। एंड 35 हमारे पास जो है लास्ट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट चैप्टर है। तो ये क्या कहता है कि आर्टिकल 35 जो है इट स्टेट्स के पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स shall vest only in the parliament and not in the state legislature। तो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे लॉज जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो भी लॉज होंगे वो सिर्फ कौन बना सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। एक्सक्लूसिव राइट्स हैं पार्लियामेंट को कि वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग लॉज बना सकता है, उनको इफेक्ट में लाने के लिए, या फिर किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग लॉज जो है सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड इसके साथ साथ यह हमारा फंडामेंटल राइट चैप्टर जो है वो आज ओवर होता है। ओके, एंड आई होप जो भी मैंने आपको बताया है आपको समझ आया होगा। एंड ये पीडीएफ जो मैं आपको विंग से उड़ान टेलीग्राम चैनल में अपलोड करवा दूंगा विद सर्टन एडिशंस। थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा कलरफुल बना के आपको भेजेंगे ताकि वो आपको रिवाइज करने में ईजी हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से उड़ान। सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।